आज़ाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाई है। हजूर आपकी कीमती वक्त हमेशा देने का बहुत शुक्रिया। एक तो ये जो कवानीन में तरमीम हुई है, आप जो ऐवान है वो आप देख रहे हैं, राजा रियाज साहब PTI के टिकट पे हैं, तो क्या ये जिस तरह से पास हुए हैं ये बिल्कुल एक सही तरीका है, या कल कोर्ट में जाके इसको स्ट्राइक डाउन भी करवाया जा सकता है इन चेंजेस को? एक तो ये बता दें, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कल ये भी कहा था कि इन्हें जाने दें और गिरफ्तार ना करें, तो ये इनको आप कैसे देखते हैं? जी 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 एतजाज साहब। इसमें जहाँ तक तो कानून साजी का ताल्लुक है, वो तो आइन के तहत कोरम होना चाहिए और कोरम में आपकी अक्सरियत होनी चाहिए। अगर आप पूरा करना चाहते हैं, कोई आइन में तरमीम करना चाहते हैं या आइन नाफिज करना चाहते हैं या नया कानून बनाना चाहते हैं, तो उसकी शर्त शराइत ये दो ही हैं, मासवाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी इन ईच हाउस आ जाती है। वरना अब सादा अक्सरियत से जो कि मौजूद हो हाउस में और उसमें बुनियादी तौर पे जो ये इसमें कोई नहीं है कि फलां भी हो और फलाना हो और इतनी सीटें खाली हो कि नशिस्तें खाली ना हो, इसके बारे में बड़ा वाज़े तौर पे एक खास शिक है, मखसूस शिक है कि एनी वैकेंसी, वन और मोर एनी नंबर ऑफ वैकेंसी will not make the proceedings of the house illegal. असल में चाहिए आपको कोरम है कोई 88 के 84 का हाउस में, और उससे ज्यादा बंदे होने चाहिए, और उसमें अक्सरियत आपकी हक में वोट दे रही हो, तो आप कानून साजी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक जी बड़े साहब। अच्छा इत्तेजाज साहब, ये बताएं, कानून साजी यकीनन ये तो इनका राइट था, इस पे हतमी सिग्नेचर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं कि नहीं करते, ये या अब कोई फॉर्मेलिटी नहीं रह गई, या हतमी हो गया, आज कानून साजी हो गई, तीनों बिलों में अमेंडमेंट हो गई? नहीं, वो 10 दिन तक सदर साहब इसको गौर करके वापस भेज सकते हैं असेंबली को। असेंबली उसको अगर पास कर दे और वापस फिर से दोबारा सादा अक्सरियत से, तो कानून बन जाता है, सदर इरेलेवेंट हो जाता है। अच्छा, अगर इस दौरान ये सब भेजते हैं और असेंबली नहीं रहती और गो के ये अभी 1.25 साल है, तो फिर अगर उस वक्त सदर नहीं करते तो फिर इसकी क्या पोजीशन होगी इस कानून साजी की? सदर अगर नहीं करता तो सदर बेमानी हो जाता है, फिर वो कानून बन जाएगा 10 दिन बाद, वो कानून बन जाएगा। चाहे ये एक मौका ये है, चाहे ये असेंबली रहे ना रहे। जी, असेंबली रहे या ना रहे, एक दफा असेंबली ने दोनों हाउसेज ने पास कर दिया कानून और वो चला गया, सदर के पास पहुंच गया है और सदर मौजूद है, सदर ने उसी वक्त, वो 10 दिन है उसमें वो सोच विचार कर सकता है, वरना वो बिल्कुल कानून बन जाएगा, बिल्कुल कानून बन जाएगा और कोई इस पे एतराज नहीं कर सकेगा, कोई अदालत एतराज नहीं करेगी। असल में मेरे ख्याल में कि बहुत बड़ी गलती की है इमरान खान ने, और मैं ये पहले भी कहता रहा हूँ, वो ये है कि जो असेंबली को छोड़ गया, अब असेंबली में उसके अगर 120 आदमी है, एक अकलियत भी बैठी होती, अक्सरियत ना भी होती, पर इतनी भारी अकलियत 1990 में जब हमारी असेंबली डिसमिस हुई है और जो IGI बनाई है अमीर गुल साहब ने, वो खुद कहते हैं, और हमारे खिलाफ पूरे जोर शोर से हमें हराया गया, तो हमारे सिर्फ 37 मेंबर थे, 37, और हमने कहा कि हम असेंबली में बैठेंगे, और हमने तिगनी का नाच नचाए रखा था सारी गवर्नमेंट के जो 2.5-3 साल से। फिर इस गवर्नमेंट को भी, नवाज शरीफ को भी डिसमिस कर दिया इसहाक खान साहब ने इनको डिसमिस किया। ये रिस्टोर हुए एक दफा 93 में, 26 मई 1993 को, पर फिर उन्होंने 17 जुलाई को खुद इस्तीफा दे दिया, जब जनरल काकर ने इसहाक खान और नवाज शरीफ को दोनों को कहा मुस्ताफी हो जाए, दोनों मुस्ताफी हो गए। अच्छा साहब, एक रहनुमाई फरमाएं, आपने सुना होगा इमरान खान साहब
सैकड़ों मरतबा कह चुके थे कि मैं डी चौक में जाऊंगा और जब तक असम्बली तहलील नहीं होगी नए इलेक्शन नहीं होंगे। अचानक उन्होंने 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। एज ए पॉलिटिशियन, सीनियर पॉलिटिशियन भी आप क्या समझते हैं, कोई पीछे बात हुई होगी या वैसे ही वो चले गए बस डी चौक देख के? अमूमन यहाँ तो महसूस होता है कि बात कोई चल रही होगी, पर बात से तो वो खुद कहते हैं कि मेरे से हर किसी ने झूठ बोला है, इसने भी झूठ बोला है, और वो कहते रहे कि बातचीत हो रही है, डिलेड रखो, बातचीत हो रही है, और बातचीत कोई नहीं हो रही थी। तो वो खुद इसके से बज़ाहिर डसे हुए हैं, तो उनको ये एहसास होना चाहिए था। अब ये जो मजमा वापस लेके जाना है ना, उठाने का मजमा उठा के ले जाना वापस, और फिर उसका हौसला बुलंद रखना कि फिर आए और आप मतलब है गुजरा वाले ना पहुंचे हो तो यहाँ सारा कुछ तब्दील हो रहा हो। ये वकला की मूवमेंट में ही हुआ था, और उसमें कोई मियां नवाज शरीफ का इतना कोई कमाल नहीं था, वो तो घर से ही निकलते थे। हम वकील तो कामों की पहुंच के, और फिर वो घर से जब निकले हैं तो वो मलिक रियाज हुसैन के घर पे शाहदरा में, वो मलिक रियाज हुसैन जो MNA है इनका, बैरिया वाले मलिक रियाज हुसैन नहीं, ये इनका MNA है मलिक रियाज हुसैन, बड़ा स्मार्ट था, सफेद दाढ़ी, शाहदरा से वो उसके घर में 5 घंटे आपने लगा दिए। हम फोन कर गए कि भाई उनको किसी ने कहा, और हमें भी कहा था कि मुरीद के में या कामों की में हमला करना बड़ा सख्त पुलिस से जाबराना। हम जब उससे भी गुजर गए तो फिर हमने कहा हम मुरीद के भी गुजर गए, कामों के भी गुजर गए, और हमारे साथ मैंने कहा मियाँ साहब 30-40 हज़ार बंदा है जो चल रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च इसलिए हो जाती है कि ये पैदल की स्पीड पे होती है, बंदे 15-16 मील चल के और फिर वापस हो जाते हैं, तो उनकी जगह वहां से मकामी चल पड़ता है आगे, और वो आपके साथ 10-15 मील चलता है, फिर वो थक जाता है, फिर वो वापस हो जाता है, तो वहाँ वजीराबाद से आपको 10-15 मतलब उतने 30-40 हज़ार में से 15-20 हज़ार और मिलते जाते हैं। तो मैंने कहा, बड़ा समझाया कि हमारे पास बड़े लोग हैं और हमें हमला जहाँ होना था उससे आगे गुजर गए। ये बातें तो किसी को पता नहीं, और ये सबको पता है, और वो कोशिश करते हैं PML नवाज वाले कह रहे कि ये मियाँ साहब की मौजूदगी में एतजाज अहसन को किस तरह फोन आ गया। मेरे लिए कोई फजीलत की बात नहीं है किसी आर्मी चीफ का फोन करना, कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है कि मैं तुरंत खान बन जाता हूँ, लेकिन वो आर्मी चीफ ने फोन मुझे किया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई फोन, मियाँ साहब साथ बैठे हुए थे और उसने फोन किया, और उसने नहीं कहा कि आप वापस हो जाएं, आप छोड़ दें ये लॉन्ग मार्च। जनरल कियानी ने मुझे ये कहा, और उनकी मेरी अंग्रेजी में गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि सर ये आप मैंने एक बात करनी चाहता था, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि जो ये प्राइम मिनिस्टर साहब है, ये कोई उस वक्त 11:45 बजे से ये कोई 3 बजे कौम से खिताब करेंगे, और अगर आप तो उसको, मेरी तजवीज़ है कि आप उसको सुन लें और उसके बाद आप मजीद आगे बढ़ें। मैंने कहा जी आपको क्या पता मैं कहाँ हूँ? मुझे कहने लगा मुझे ये भी पता है आप कहाँ हैं, मुझे ये भी पता है कि आपकी गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ है, और मैं आपसे ही बात करना चाह रहा हूँ, और मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप ये कहीं रुक के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुन लें, उसके बाद आप जो फैसला करें वो आप पे छोड़ता हूँ, वह हमारा उससे कोई दखल नहीं है। मैंने कहा जी क्या सबको क्या उस फैसले से, मैं क्यों रुकूं, मेरा मोमेंटम बना हुआ है इतना।
कहने लगे जी बहुत आपका मोमेंटम बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अंग्रेजी में कहा विल मीट बोथ योर कंसर्न, विल मीट बोथ योर कंसर्न। मैंने कहा जी मेरी क्या कंसर्न है, हाउ डू यू नो माई कंसर्न जनरल? तो उसने कहा कि सर आई नो योर कंसर्न, योर फर्स्ट कंसर्न इज कि ऑल जजेस शुड बी रीइंस्टेटेड, देयर शुड बी नो -1 फॉर्मूला। वो इस पे हमें ऑफर देती थी गवर्नमेंट कि हम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के अलावा सबको रीइंस्टेट कर देते हैं, पर इसको नहीं करते और आप तहरीक छोड़ दें। मैं नहीं मानता था, माना ही नहीं मैं। तो फिर उसने कहा, मैंने कहा जी ये ठीक है, ये आपकी दुख बजाय हम -1 -2 मानने को तैयार नहीं है, सारे होंगे बाहर। उसने कहा अच्छा। वो आपको वो बताएंगे और यही होगा। दूसरी कंसर्न क्या है? उन्होंने कहा दूसरी आपकी कंसर्न ये है कि उनको दोबारा हलफ न लेना पड़े, क्योंकि हमारा ये मानना था कि अगर दोबारा हलफ लेके वो हुए जज तो इसका मतलब है उन्होंने 3 नवंबर को अपनी बर्खास्तगी को तस्लीम कर लिया कि वो जायज हुई है। तो वो कहने लगे ये होगा।